हेलो मित्रों, मैं मानवेंद्र आपका पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वापस इसी रक्त परिसंचरण तंत्र वाले जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटे रक्त घटक कौन से होते हैं? तो इसको समझने के लिए पहले हम ये भी समझेंगे रक्त के बारे में या ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। और ब्लड को हम अगर ऐसे याद करना है कि ब्लड को हमने बहुत बारीक छलनी से छाना है, तो उसमें जो छनित भाग आता है जो कि हल्के पीले टाइप का और पानी टाइप का दिखाई देता है, उसे तो कहा जाता है प्लाज्मा। तो ऊपर हम देखेंगे तो उसमें तीन टाइप की कणिकाएं दिखाई देती है। एक तो लाल रंग की कणिकाएं दिखाई देती है इस टाइप की, ये बाइकोनकेव आकृति की होती है, इसे तो कहा जाता है आरबीसी। कुछ जो है वह इस टाइप की दिखाई देगी और वैसे तो इसका कोई विशेष रंग नहीं होता, और जिसको रंग नहीं होता, रंगहीन होता, उसको सामान्यतः श्वेत बोल दिया जाता है या व्हाइट बोल दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है डब्ल्यूबीसी। और तीसरे टाइप की जो छोटी छोटी कणिकाएं और भी दिखाई देती है उसे कहा जाता है प्लेटलेट्स। तो देखिए, ये रक्त कणिका ये पाई जाती है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटे रक्त घटक या रक्त कणिकाएं कौन सी होती है, यानी आरबीसी छोटी है या डब्ल्यूबीसी छोटी है, प्लेटलेट्स छोटे हैं, इनमें से सबसे छोटे जो है वह ये वाला होता है, यानी कि प्लेटलेट्स होती है। तो हम कहेंगे इसमें सबसे छोटी रक्त घटक कौन सी है, तो देखो इसमें प्लेटलेट्स कहां लिखा है, ये वाला। सिंपल पॉइंट है। फिर आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा पॉइंट है कि ल्यूकेमिया में ल्यूकोसाइट की संख्या कितनी होती है? तो सिंपल पॉइंट है, ये जो शब्दावली है ल्यूकोसाइट, इस ल्यूकोसाइट का ही अन्य नाम होता है डब्ल्यूबीसी। क्या नाम होता है? डब्ल्यूबीसी। अब अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या, तो हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की जो सामान्य संख्या है वह मानी जाती है 7 से 11,000 प्रति एम क्यूब। या इस प्रति एम क्यूब को ही कहा जाता है घन मिमी, यानी घन मिलीमीटर। अब एक पॉइंट यहां समझना होगा कि ये जो एम क्यूब का मतलब क्या है। तो देखो, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई में हमने इतना एक एम बनाया है, इतना एक घन बना दिया है, या कहीं घन मिमी का इतना एक हिस्सा ले लिया है। तो इसमें कितनी जो डब्ल्यूबीसी है वह रह सकती है, या कितनी डब्ल्यूबीसी आ सकती है? तो औसतन 7 से 11,000 आ सकती है। बिल्कुल सीधी बात है। अब देखिए, ये जो डब्ल्यूबीसी है, यहां से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डब्ल्यूबीसी का कम हो जाना क्या कहलाता है? अब कितना कम हो जाना? तो देखिए, 7,000 है, बिल्कुल ठीक है। 6 होगी तो भी हमारी बॉडी में कोई समस्या नहीं होगी, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता वो प्रॉपर रहेगा, तो उसमें हमें समस्या नहीं। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी है वह 4,000 प्रति एम क्यूब से भी कम होना शुरू हो जाए तो इस स्थिति को बोला जाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइटोपेनिया। तो डब्ल्यूबीसी का कम हो जाना कहलाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। कितना कम? तो 4,000 प्रति एम क्यूब से भी कम। फिर पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी का अधिक हो जाना क्या कहलाता है? अब अधिक का मतलब कितना हुआ? तो देखिए, 11,000 प्रति एम क्यूब तो है, 12 भी चलेगा, 13 भी चलेगा, लेकिन 14,000 प्रति एम क्यूब से भी अधिक अगर डब्ल्यूबीसी होने लग जाए तो फिर ऐसी स्थिति को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। तो डब्ल्यूबीसी का अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो फिर आंसर होगा ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का अत्यधिक हो जाना क्या कहलाता है? अत्यधिक का मतलब होता है अधिक से भी अधिक, यानी कि कितना? तो हम कहेंगे 1,00,000 प्रति एम क्यूब से भी अधिक। इससे भी अधिक हो जाए तो इसी को बोला जाता है ल्यूक प्लस एमिया, यानी ल्यूकेमिया कहा जाता है, या इसी को बोला जाता है ब्लड कैंसर। क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी का अत्यधिक हो जाना, यानी कि ल्यूकेमिया वाली स्थिति कब होती है? जब डब्ल्यूबीसी कितनी हो जाती है? 1,00,000 प्रति एम क्यूब से भी ऊपर की ओर, प्रति एम क्यूब से भी ऊपर की ओर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इसे कहा जाता है ल्यूकेमिया, और इसी को कहा जाता है ब्लड कैंसर। सिंपल पॉइंट है। अब इस डब्ल्यूबीसी के बारे में एक और पॉइंट सुनिए। डब्ल्यूबीसी जो है इसका काम होता है रोगाणुओं का भक्षण करना। अब हमारे शरीर में कोई भी अगर रोगाणु चला जाए तो डब्ल्यूबीसी इसके पास में आती है, वो ऐसी स्ट्रक्चर बनाकर इस रोगाणु को अपने अंदर खींच लेती है। अंदर खींचने के बाद में डब्ल्यूबीसी में बहुत अधिक मात्रा में लाइसोसोम पाए जाते हैं। इस लाइसोसोम में जब ये रोगाणु गिरते हैं
तो लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वह एक एसिडिक नेचर का एंजाइम है, यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार का एसिड ही है। उसमें जैसे ही ये जो रोगाणु गिरते हैं तो वह नष्ट हो जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का काम वैसे होता है रोगाणुओं को नष्ट करना। अब स्थिति यह बनती है कि डब्ल्यूबीसी अगर बॉडी में बहुत अधिक हो गई तो फिर स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक हुई तो रोगाणु को तो ये नष्ट कर देगी, लेकिन रोगाणु को नष्ट करने के बाद में ये जो डब्ल्यूबीसी है यह आरबीसी पे अटैक कर देती है, प्लेटलेट्स पे अटैक कर देती है और बॉडी की जो अन्य सेल्स होती है, अन्य कोशिकाएं होती है उस पे भी अटैक कर देती है और उनको भी समाप्त करने लगती है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन व्यक्ति का जो शरीर है वह छोटा होता रहता है, या कहेंगे कि वेट लॉस होता रहता है, वह व्यक्ति पतला हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही स्थिति क्या कहलाती है, ल्यूकेमिया कहलाती है। तो देखिए सिंपल पॉइंट है कि डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट का अत्यधिक हो जाना ल्यूकेमिया कहलाता है। और ल्यूकेमिया में अत्यधिक कितनी हो जाती है, इसका आंसर होता है 1 लाख प्रति mm³ से भी अधिक हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, पहले वाला। सिंपल पॉइंट है। अब देखो जिसने कभी साइंस पढ़ी ही नहीं उनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप क्लास लोगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी साइंस में क्या होता है, लिंक होता है, एक का लिंक दूसरे से, दूसरे का लिंक तीसरे से। तो पहले आपको आरबीसी पढ़नी चाहिए, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, उनका आपस में किस टाइप में लिंक है। आरबीसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डब्ल्यूबीसी से बनते हैं, तो एक आइडिया तो होना चाहिए। अगर पंखा कभी देखा ही नहीं और सीधा पंखे के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो हम सही नहीं कर पाते। अब आराम से देखिए, ये वाला सिंपल हुआ। थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, मूत्र में रक्त की उपस्थिति की अवस्था है, या कहेंगे कि मूत्र में रक्त का आना क्या कहलाता है। तो देखो एक सिंपल पॉइंट है कि मूत्र जो होता है, जहां पे यूरिया शब्द आया है इसका मतलब कहीं ना कहीं मूत्र से संबंधित, तो ये हो गया यूरिया। और रक्त जो होता है उसे कहा जाता है हिमेट। तो हिमेट, तो यूरिया जो है, इस यूरिया में मूत्र में यूरिया का आना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है हिमेचूरिया। सिंपल पॉइंट है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और देखिए रक्त समूह ए जो होता है वह किस रक्त समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो एक तो हमें यह पॉइंट याद रखना है कि समान समान रक्त समूह जो है वह आपस में रक्त ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। जैसे ए वाला जो है वह ए से रक्त ले सकता है, दे भी सकता है। बी वाला बी से रक्त ले सकता है, दे सकता है। ए बी वाला है वह ए बी वाले से रक्त ले सकता है और दे भी सकता है। ओ वाला है वह ओ से रक्त ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो ये पूछ रहा है कि ए वाला रक्त समूह किससे रक्त ग्रहण कर सकता है। तो एक तो सिंपल है, ए वाला है वह ए से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो इसमें ए कहां का है, तो देखो ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है। सिंपल पॉइंट है। अब इसके बाद में याद रखना है कि ओ रक्त समूह है वह होता है सर्वदाता, यानी सभी को रक्त दे सकता है। तो सभी को दे सकता है तो इसका मतलब ओ वाले का सभी रक्त ग्रहण कर सकते हैं। ओ वाला है वह इसको तो देगा ही, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। तो सिंपल पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ओ। और यहाँ पे शब्दावली सिर्फ ओ, तो सिर्फ ओ नहीं होगा। ए वाला जो है वह किस किस से रक्त ग्रहण कर सकता है, ए से भी कर सकता है और ओ से भी कर सकता है। आंसर जो है वह 2 हो जाएगा। अब थोड़ा आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, किस युग्म के कारण इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कल हमने चर्चा की थी, वापस एक पॉइंट सुनना अगर भूल गए हो तो। अगर कोई पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप तो है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। और अगर कोई महिला है उसका रक्त समूह है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ए नेगेटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव भी हो सकता है। इन दोनों की अगर शादी होती है तो इनका जो पहला बच्चा है या इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है वह तो बिल्कुल सेफ होगा, यानी वह सुरक्षित होगा। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा जो बच्चा होता है उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है और इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और लाल हमारे रक्त में कौन होती है, अगर चर्चा करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की, तो लाल रंग की होती है आरबीसी। तो ये लाल का मतलब हो गया आरबीसी। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्लास्ट हो जाना, और ब्लास्ट हो जाने का मतलब होता है टूट जाना। और ओसिस यानी एक टाइप की क्रिया, या कहेंगे इसमें शब्दावली है फिटेलिस। फिटेलिस यानी फ्यूटस, यानी कह सकते हैं गर्भस्थ शिशु।
तो ये जो गर्भस्थ शिशु जितने भी हुए हैं दूसरे तीसरे चौथे, इनमें क्या होती है कि आरबीसी जो होती है, देखो गर्भस्थ शिशु की आरबीसी जो है वह टूट जाती है, और इनमें अगर आरबीसी टूट गई, बॉडी के अंदर ही इनके छोटे बच्चों के पेट में जो बच्चा है उसमें आरबीसी टूट गई, तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो फिर इनकी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, ऑक्सीजन का परिवहन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो उन बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन पहले बच्चे में समस्या नहीं रहेगी, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। तो कारण जो है हम क्लास में समझा पाएंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है इसमें। तो इसमें सिंपल पॉइंट अभी इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस की फिटलिस की समस्या, ये जो दूसरा तीसरा चौथा बच्चा है इसमें कब हो जाती है, जब पुरुष का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और महिला का क्या हो, नेगेटिव। और जहां पे पॉजिटिव हो इसी को कहा जाता है RH पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव का मतलब इसी का मतलब होता है RH नेगेटिव। तो देख लो इसमें RH पॉजिटिव नर हो और RH नेगेटिव मादा हो, तो फिर दूसरे तीसरे चौथे बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस की फिटलिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहला आंसर इसका सही रहेगा। अब आएंगे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतम संख्या में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं का मतलब वही WBC कह सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी कह सकते हैं इसको व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल भी कह सकते हैं। अब एक पॉइंट सुनिए, यहाँ पे अधिकतम संख्या में WBC होती है, तो आपको ये पहले तो पता होना चाहिए कि WBC को दो भागों में डिवाइड करेंगे। कुछ ऐसी WBC होती है जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्युल पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती है। तो जिनमें दाने या कणिकाएं पाई जाती है उन्हें कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोला जाता है? ग्रेन्युलोसाइट। और कुछ ऐसी WBC होती है जिसमें ग्रेन्युल नहीं पाए जाते, और जिसमें नहीं पाए जाते उन्हें कहा जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोला जाता है? ए ग्रेन्युलोसाइट, यानी ग्रेन्युल नहीं पाए जाते। अब इसमें ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन से होते हैं, तो हम इसमें फॉर्मूला याद करेंगे, BEN। बी का मतलब होता है बेसोफिल, बी का मतलब क्या होता है? बेसोफिल। ई का मतलब होता है इयोसिनोफिल, और ये जो इयोसिनोफिल है इसी को कहा जाता है एसिडोफिल, इसी को कहा जाता है एसिडोफिल। और तीसरा पॉइंट है इसमें EN, एन का मतलब होता है न्यूट्रोफिल, एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रोफिल। इसी टाइप में एक ग्रेन्युलोसाइट को याद करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है MLA। ए का मतलब होता है मोनोसाइट, देखो यहीं पे सब पॉइंट समझ लो, मोनोसाइट। और एल का मतलब होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब इतनी सारी ये WBC होती है। अब इसमें मैं जानकारी में जैसे आगे भी क्वेश्चन आएंगे उसकी मैं जानकारी यहीं पे आपको दे देता हूं। हमारी बॉडी में जब भी कोई रोगाणु जाता है तो सबसे पहले आक्रमण कौन करती, तो वह न्यूट्रोफिल करती है। इसीलिए सबसे अधिक संख्या भी किसकी होनी चाहिए, तो वह न्यूट्रोफिल की ही होती है। और सबसे अधिक संख्या होती है तो इसकी कितनी संख्या होती है लगभग, तो जितनी भी WBC है उसका लगभग 65% है वह न्यूट्रोफिल ही होता है। दूसरा पॉइंट पूछा जाए कि एलर्जी और इन्फेक्शन के समय किस WBC की संख्या ब्लड में अचानक से बढ़ने लगती है, तो आंसर हो जाएगा इयोसिनोफिल की या एसिडोफिल की। किसी भी व्यक्ति के अगर आंतरिक किसी भी टाइप का इन्फेक्शन और डॉक्टर को चेक करना है तो डॉक्टर है वह WBC के टेस्ट में देखता है कि इयोसिनोफिल की जो संख्या है वह सामान्य से अधिक है, और कितनी अधिक है उसके आधार पर पता लगाता है कि इस व्यक्ति को एलर्जी है या किसी टाइप का इन्फेक्शन है क्या। तो एलर्जी और इन्फेक्शन के समय किसकी संख्या बढ़ जाती है? इयोसिनोफिल की। अब तीसरा पॉइंट है कि देखिए सबसे अधिक संख्या तो इसकी है लगभग 65%, तो सबसे कम संख्या किसकी होती है, तो वह बेसोफिल की होती है, जो कि लगभग 0.3 से लेकर 0.5% के आसपास होती है ये वाली। फिर इस साइड में आएंगे तो मोनोसाइट जो होता है ये आकार में सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट जो होती है, कल हमने देखा था लिम्फोसाइट जो है दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और इनका अलग अलग कार्य होता है। मोटे रूप से अगर बात करें तो टी लिम्फोसाइट जो होती है वह एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती है, और जब वह प्रेरित करेगी तो बी लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। तो कह सकते हैं एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन से संबंधित कौन होती है, तो वह लिम्फोसाइट होती है ये वाली। अब एक पॉइंट है यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या में WBC जो है वह कौन सी होती है, तो अब देखो अधिकतम संख्या में कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल होती है। तो इसमें देख लो न्यूट्रोफिल कहां पे है, ये वाला हो गया न्यूट्रोफिल, सिंपल पॉइंट है। तो ये हो गया अधिकतम। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है। अब सबसे बड़ी में देखिए हमने ये देखा कि कणिकाएं में RBC भी है,
कणिकाओं में WBC भी होती है और कणिकाओं में प्लेटलेट्स भी होती है। प्लेटलेट्स जो सबसे छोटी है उससे थोड़ी बड़ी होती है RBC, उससे बड़ी होती है WBC। और WBC में से भी सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो ये वाला भी हमने देखा था कि WBC को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया था और WBC में सबसे बड़ी कौन होती है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, मोनोसाइट। तो यहाँ पे देखिए WBC में से या मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिका यानी जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट सभी को काउंट करोगे तो WBC बड़ी होगी और WBC में सबसे ज्यादा बड़ी कौन होती है, तो मोनोसाइट होती है। कहीं भूल जाओ तो याद रखना, मोनो नाम का व्यक्ति है, उसका आकार जो है वह सामान्य से बहुत अधिक है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव रक्त में इरिथ्रोसाइट की संख्या mm³ में कितनी होती है। तो एक पॉइंट सुनना, जो शब्दावली है इरिथ्रोसाइट, ये इरिथ्रोसाइट का मतलब ही होता है RBC। क्या होता है, RBC। और RBC का फुल फॉर्म जो होता है पूछ लिया जाए कि बताओ, रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल होता है। तो पहले इसे रेड ब्लड सेल भी कहा जाता था, लेकिन अब इसे रेड ब्लड सेल की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। अब इसे शुद्ध रूप से कहा जाता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल। तो पूछ लिया जाए कि RBC की फुल फॉर्म वर्तमान में क्या है, रेड ब्लड सेल है या रेड ब्लड कॉर्पस्कल है, तो इसका आंसर होगा रेड ब्लड कॉर्पस्कल। जबकि WBC जो होती है उस WBC को व्हाइट ब्लड सेल भी कह सकते हैं और उसको व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल भी कह सकते हैं। मैं आपको क्लास में बताऊंगा और विस्तार से। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि RBC की संख्या mm³ में कितनी होती है। तो देखिए RBC की संख्या व महिलाओं में और पुरुषों में अंतर काफी बड़ा होता है, इसलिए अलग अलग पॉइंट हमें याद रखना है। पूछा जाए RBC की संख्या महिलाओं में कितनी होती है या कह सकते हैं किसी स्वस्थ महिला में कितनी होती है, तो यह होनी चाहिए 45 से 50 लाख प्रति mm³ में होनी चाहिए। लाखों में होती है mm³ में। पूछा जाए कि पुरुष में कितनी होती है, पुरुषों में कितनी होती है, तो इसमें 50 से स्टार्ट करेंगे, 50 से 55 लाख प्रति mm³ इतनी होनी चाहिए। पूछा जाए कि बताइए RBC की संख्या है वह मनुष्य के ब्लड में कितनी होनी चाहिए mm³ में पूछा जाए, तो यहां से लेकर यहां तक आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 से 55 लाख। ये भी मनुष्य, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना है। 45 से 55 लाख प्रति mm³ इतना होना चाहिए मनुष्य में। और अगर लाख में नहीं दिया और मिलियन में दिया हुआ, यहाँ पे देखो मिलियन में दिया हुआ, तो मिलियन का मतलब ये होता है 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पे इसको मिलियन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति mm³ इतने होने चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे, मानव रक्त में इरिथ्रोसाइट यानी कि RBC की संख्या mm³ में कितनी होती है, तो इतनी होती है मिलियन में। अब इसमें देखो इसके आसपास का आंसर कौन सा है, तो देखो 5 जो है वो इसका मध्य पॉइंट आ रहा है, तो ये वाला जो है 5 मिलियन प्रति mm³, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लिए। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या mm³ में कितनी होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं अभी हमने देखा है, श्वेत रक्त कणिका कहो या फिर इसी को कह सकते हैं WBC, और WBC की संख्या होती है 7 से 11,000 प्रति mm³। ध्यान रखना, अभी RBC की हमने लाखों में देखी थी, यहाँ पे संख्या लाखों में नहीं होती है, हजारों में होती है, तो इतने हजार होती है। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, इसमें इसका निकटतम आंसर कौन सा है 7 से 11,000 में, तो ये 8,000 वाला निकटतम आंसर है, तो ये वाला इसमें सही करेंगे। यहां तक पहुंच गए। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव रक्त में न्यूनतम मात्रा में पाई जाने वाली ल्यूकोसाइट कौन सी होती है। सबसे कम संख्या, मात्रा की जगह ज्यादा उचित शब्द होगा संख्या, सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली कौन होती है, तो देखो अभी हमने देखा है सबसे कम संख्या किसकी होती है, ये देख लो अभी ये रहे। तो यहां पे देखा था कि सबसे अधिक संख्या तो न्यूट्रोफिल की होती है और सबसे कम संख्या कितनी होती है, तो बेसोफिल की होती है 0.3 से 0.5 के मध्य, तो वहां पे आंसर हो जाएगा बेसोफिल। तो ये हो गया यहां पे, ये सबसे कम संख्या किसकी होती है, इनमें से तुलना करोगे तो आंसर हो जाएगा बेसोफिल। सिंपल पॉइंट है। फिर थोड़ा आगे बढ़िए, रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है, या कभी ये भी पूछ ले कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान में अगर पीएच स्केल हम देखें
तो पीएच स्केल का मध्य भाग जो है वह 7 होता है। यहाँ पे लास्ट में 14 नंबर लिखा है और यहाँ पे 0 लिखा है। और आप सभी को एक ज्ञात होगा कि जिसका पीएच 7 होता है वह उदासीन प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है यानी यहाँ की ओर बढ़ता है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है 14 तक तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। और एक सिंपल पॉइंट एक याद रखना, कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए या क्वेश्चन नहीं भी पूछे तो हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसे पूछ ले कि एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 है तथा दूसरा पदार्थ जिसका पीएच मान 3 है, तो बताओ दोनों में से प्रबल अम्ल कौन होगा? तो जिसका यहां से यहां पे बढ़ेगा अम्लीय प्रकृति, तो जिसका पीएच मान 3 है वह प्रबल अम्ल होता है। दूसरा पॉइंट है, यहां पे आएंगे कि एक सार जिसका पीएच मान 8 है तथा दूसरा सार जिसका पीएच मान 11 है, तो बताइए दोनों में से प्रबल सार कौन सा होगा? तो इस दिशा से इस दिशा में बढ़ने पर सारीयता बढ़ती है, तो इनमें से प्रबल सार कौन सा हो जाएगा? जिसका पीएच मान है वह 11 होता है। सिंपल पॉइंट है। अब रक्त का पीएच मान है वह 7 से, देखो यहाँ पे बीच में 10 पॉइंट आते हैं तो 7.4 यानी 7.4 यहाँ पे ये इतना पीएच मान है। तो प्रकृति कैसी होती है? जिसकी क्षारीय होती है और ये बहुत ही कम सार होता है, तो इसको शब्दावली यूज करेंगे कि रक्त जो है एक प्रकार का दुर्बल सार होता है। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है, तो वह 7.4 होता है। और दूसरा पूछ लिया जाए कि रक्त की प्रकृति निम्न में से कैसी होती है, कि हल्का यह क्या दुर्बल सार होता है या प्रबल सार होता है, या दुर्बल अम्ल होता है या प्रबल अम्ल होता है? तो आंसर देना है इसका यह दुर्बल सार होता है। सिंपल पॉइंट है। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के हृदय में बाइकस्पिड कपाट कहां पर स्थित होता है? तो एक पॉइंट समझना, ये मान लीजिए हमने हृदय का एक डायग्राम बना लिया ये वाला, और हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। इसमें ऊपर वाले जो होते हैं उनको आलिंद कहा जाता है, तो ये वाला भी आलिंद है और ये वाला भी आलिंद है, और नीचे वाले हैं इनको नीले कहा जाता है, ये वाला नीले और ये वाला भी नीले। अब एक सिंपल पॉइंट है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई पेशेंट आपके सामने सो रहा है, मान लीजिए आप डॉक्टर है तो कोई पेशेंट है, मान लीजिए मैं पेशेंट हूं, तो मेरा ये वाला हिस्सा दायां है और ये वाला हिस्सा बायां है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो दायां कहलाएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा ये दायां आलिंद है और यह दायां नीले है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये बायां आलिंद है और यह बायां नीले है। अब यहाँ पे हम कपाट की स्थिति देखते हैं, तो कपाट की स्थिति में इसमें देखेंगे अब देखिए कपाट की स्थिति अगर हम देखते हैं तो इसमें कपाट की ये स्थिति देखेंगे कि एक तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य यानी बायां आलिंद और बाएं नीले के मध्य पाया जाता है, एक यहाँ पाया जाता है, इसके अलावा भी और होते हैं, अभी हमें इन दोनों के बारे में चर्चा करनी है। तो ये वाला जो कपाट होता है इसे कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल। वॉल कहो या कपाट कहो एक ही बात है। हिंदी में इसी को कहा जाता है द्विवलनीय कपाट भी कहा जाता है और द्विवलनीय कपाट भी कहा जाता है, और एक इसी का अन्य नाम होता है मिट्रल वॉल भी कहा जाता है और मिट्रल कपाट भी कहा जाता है। कभी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द्विवलनीय कपाट कहां पर स्थित होता है, तो यह बायां आलिंद तथा बाएं नीले के मध्य उपस्थित होता है। और इसके अलावा हम देखें तो देखो ये दायां आलिंद और ये दायां नीले है, इसके मध्य जो कपाट पाया जाता है उसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाता है और इसी को बोला जाता है त्रिवलनीय कपाट, इसी को कहा जाता है त्रिवलनीय कपाट। तो पूछ लिया जाए कि त्रिवलनीय कपाट कहां पे पाया जाता है, तो यह दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य पाया जाता है। तो कभी ये पूछ ले कि भाई कपाट का काम क्या होता है, तो सिंपल पॉइंट है कि हृदय जब धड़कता है तो जो ब्लड है वो यहां से यहां आ गया, ये ब्लड वापस इसके अगेंस्ट यानी इसके जस्ट अपोजिट नहीं चला जाए। जैसे ये ब्लड यहां से आया वापस हृदय धड़कता है, ब्लड यहां पे जाने की कोशिश करता है, ये तुरंत ही कपाट बंद हो जाता है। यहां से भी देखा जाता है यहां से यहां पे पार हुआ तो तुरंत ही कपाट है यहाँ वापस नहीं जाए, इसलिए वापस ही बंद हो जाता है। तो कपाट का कार्य होता है रक्त को एक ही दिशा में बहने देना। और वैसे भी हमारी बॉडी में जितने भी कपाट है, जितने भी वॉल पाए जाते हैं, उनका एक ही काम होता है कि कोई भी पदार्थ है वह इस कपाट को पार करके, इसकी संरचना ऐसी होती है कि यहां से पार करके उधर चला गया तो वापस बैक नहीं आ सकता। इसको एक और साधारण तरीके से समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे घर पे जो गेट है या दरवाजे का गेट है, वह गेट तो ऐसा होता है जिसके हम अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। यानी गेट का क्या एक प्रकार कपाट ही तो हुआ, तो कपाट के हम बाहर भी जा सकते हैं अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन
हमारे शरीर में जितने भी वॉल या जितने भी कपाट पाए जाते हैं उनका एक ही काम होता है कि अगर वो बाहर से इधर अंदर की ओर आ जाए, अंदर से वापस बाहर नहीं जा सकते, ऐसी उनकी संरचना होती है। तो अब देखो यहाँ पे है कि बाइकस्पिड कपाट कहाँ पाया जाता है, तो ये बाइकस्पिड है, यानी बायां आलिंद और बाएं नीले के मध्य पाया जाता है। देख लो बायां आलिंद तथा बायां नीले ये पाया जाता है यहाँ पे। और ऐसा कैसा क्वेश्चन आगे भी आएगा, देख लो ये भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। त्रिवलनी कपाट जो है वह कहाँ पाया जाता, तो वह हमने देखा था वो बाएं में था, तो ये दाएं में है, तो दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के बीच में पाया जाता है। सेम दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो ये दोनों एक साथ में सॉल्व कर लिए। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, ये वाला होगा, ये वाला पॉइंट देख लिया, ये वाला पॉइंट देख लिया। अब देखिए कोरोनरी धमनी किसको रक्त प्रदान करती है, तो इसमें सिंपल पॉइंट है कि हमारा देखो हृदय जो है वह इसके अंदर ब्लड आता भी है और ब्लड जाता भी है। अगर इसकी खुद की जो कोशिका होती है उसको ब्लड की सप्लाई की अगर जरूरत हो तो इसके अंदर एक अलग से धमनियां पाई जाती है, उस मेन धमनी को बोला जाता है कोरोनरी धमनी, और उस कोरोनरी धमनी के माध्यम से रक्त की कोशिका जो होती है उसको ब्लड सप्लाई की जाती है। तो कोरोनरी धमनी किसको रक्त प्रदान करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हृदय को, ये इसका आंसर रहेगा। फिर इसके बाद में ये वाला देख लिया, फिर देखेंगे किस जंतु की हृदय की धड़कन मायोजेनिक प्रकृति की होती है, तो मायोजेनिक हृदय की धड़कन उसकी होती है जो कि स्तनधारी वर्ग का सदस्य होता है। तो स्तनधारी वर्ग का सदस्य निम्न में से कौन सा है, तो देखो इनमें से स्तनधारी वर्ग का सदस्य कौन सा है, हाथी है। तो कल हमने देखा था मायोजेनिक, मनुष्य का हृदय कैसा होता है, तो मायोजेनिक प्रकृति का होता है, और स्तनधारियों का मायोजेनिक, और हाथी भी क्या है, स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, तो इसमें पाया जाता है मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। अब स्तनधारी वर्ग क्या है वगैरह ये लंबा पॉइंट है, ये हम क्लास में पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा, उसके बहुत सारे विशेष लक्षण होते हैं। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है टेकीकार्डिया क्या होती है, तो इसमें एक पॉइंट सुनिए, हमारा जो हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लगभग औसत कितना बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार। लेकिन ये मत समझना कि बिल्कुल फिक्स है, ऐसा फिक्स नहीं है, घर पे जाके आप चेक करो, अरे यार मेरा तो 90 बार धड़क रहा है, ये क्या कारण है, तो 90 बार भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 90 बार में। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है ये भी मैं आपको बता दूं कि औसत व्यक्ति का जो हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसकी हार्ट बीट जो होती है वह 72 धड़कन प्रति मिनट हम मान सकते हैं। अब यहां तक है तो बिल्कुल सही है, 72 से 90 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100 तथा 100 से भी बाहर 1 मिनट में 100 और उससे भी ज्यादा धड़कने लग जाए तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है टेकीकार्डिया। क्या बोला जाता है, टेकीकार्डिया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि हृदय का तीव्र धड़कना क्या कहलाता है, तो टेकीकार्डिया कहलाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि हृदय का धीमा धड़कना क्या कहलाता है। धीमे का मतलब कितना धीमा हुआ, तो देखो 72 से 70 धड़कने लग गया कोई समस्या नहीं है, 65 तक कोई समस्या नहीं, लेकिन हृदय जो है वो 1 मिनट में 60 और 60 से भी कम धड़कना शुरू हो जाए तो समस्या बॉडी में आने लगती है, और वैसी स्थिति को बोला जाता है ब्रेडीकार्डिया। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हृदय जो है उसका तीव्र धड़कना या तेज धड़कना क्या कहलाता है, तो टेकीकार्डिया कहलाता है, और हृदय का धीमा धड़कना क्या कहलाता है, तो वो ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। और पीछे वाला जो शब्द है कार्डिया, तो कार्डिया या कार्डियो शब्द कहीं भी आता है इसका मतलब होता है हृदय। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जब हृदय को कहा जाता है कार्डियो तो हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। तो ये भी पॉइंट याद रखें। तो यहां पे है तीव्र हृदय दंड को कहा जाता है टेकीकार्डिया। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट है रुधिर समूह के प्रतिजन्य एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं। रुधिर समूह यानी जो हमने ब्लड ग्रुप पढ़े हैं उस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होते हैं कहां पे पाए जाते हैं, तो देखो ये जो आरबीसी है, जो हमने आरबीसी देखी, इस आरबीसी के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यहाँ पे एंटीजन पाए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है आरबीसी की सतह। तो कहां पे पाए जाते हैं, देखो हीमोग्लोबिन पे कण पे नहीं होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन पे नहीं, आरबीसी पर पाए जाते हैं। आरबीसी की जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, तो आरबीसी की सतह पर यह पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, उसके बाद में जो है वह कल देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।